नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, विज्ञान की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। आज की हमारी टॉपिक है आवर्त सारणी। स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, एनडीए और सीडीएस में ज्यादातर क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, परंतु विस्तृत जानकारी न होने की वजह से क्वेश्चन एग्जाम में छूट जाते हैं। तो आज हम आवर्त सारणी के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं और इस पर आधारित सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये आवर्त सारणी बोर्ड पर आपके सामने बनी है। दरअसल आवर्त सारणी होती क्या है? तथ्यों को उनके मौलिक गुणों के आधार पर व्यवस्थित किया जाए। तथ्यों को उनके मौलिक गुणों के आधार पर व्यवस्थित किया जाए तो उस व्यवस्था को आवर्त सारणी कहते हैं। आवर्त सारणी में तथ्यों को व्यवस्थित करने का प्रयास कई रसायन शास्त्रियों ने किया। टोब रेनर महोदय ने त्रिक सिद्धांत, न्यूलैंड ने अष्टक नियम तथा मेयर ने परमाणु आयतन एवं परमाणु भार वक्र प्रस्तुत किया और इसके माध्यम से इन्होंने आवर्त सारणी में तथ्यों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। परंतु डोबरेयर का त्रिक सिद्धांत, न्यूलैंड का अष्टक नियम और मेयर का परमाणु आयतन वक्र जो है, तथ्यों की व्यवस्था की व्याख्या करने में असमर्थ रहा। इसलिए इनको अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नहीं हो सकी। 19वीं शताब्दी के मध्य में मेंडलीफ ने तथ्यों को आवर्त सारणी में परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा। परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में मेंडलीफ ने तथ्यों को रखा। मेंडलीफ ने तथ्यों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा और मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक भी कहते हैं। आवर्त सारणी का जनक जो है, ये आपका मेंडलीफ को कहते हैं। मेंडलीफ ने तथ्यों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा था, परंतु मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुछ दोष थे। दरअसल इन्होंने हाइड्रोजन के स्थान को सुव्यवस्थित नहीं किया था और कुछ तथ्यों को बिना गुण धर्म वाले तथ्यों के साथ रख दिया था। इन्हीं सभी दोषों को दूर करके मोसले महोदय ने, एक ब्रिटिश रसायन शास्त्री मोसले महोदय ने आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत की। तो आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की? मोसले ने। या आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले ने किया था। इन्होंने परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखा। इन्होंने तथ्यों को परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखा। तो यहां से आपने देखा कि त्रिक सिद्धांत डोबरेनर ने दिया, अष्टक का नियम न्यूलैंड ने दिया, परमाणु आयतन एवं परमाणु भार वक्र का नियम मेयर ने दिया, आवर्त सारणी की खोज मेंडलीफ ने किया। मेंडलीफ ने तथ्यों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा और आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले ने की। मोसले ने तथ्यों को परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखा। तो यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं कि आवर्त सारणी की खोज किसने किया था? मेंडलीफ ने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी को किसके बढ़ते क्रम में रखा गया है? परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखा गया है। अष्टक का नियम किसने दिया? तो न्यूलैंड ने दिया। त्रिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? डोबरेनर महोदय ने प्रस्तुत किया। अब हम आवर्त सारणी को समझते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए आवर्त सारणी।
आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या जो है, तत्वों की संख्या 118 है। इसमें से 98 तत्व जो हैं ये प्रकृति में पाए जाते हैं और 20 तत्व जो हैं वो कृत्रिम तरीके से तैयार किए जाते हैं। आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या जो है 118 है। इसमें 98 तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं और 20 तत्व कृत्रिम तरीके से तैयार किए जाते हैं। आवर्त सारणी का 118वां तत्व जो है वो ऑगनेशियम है। ऑगनेशियम जो है ये 118वां तत्व है। अब आवर्त सारणी को ध्यान से देखें तो आवर्त सारणी में जो क्षैतिज खाने होते हैं इन्हें आवर्त कहते हैं। आवर्तों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 है। आवर्तों की संख्या आवर्त सारणी को देखें तो आवर्त सारणी में जो आवर्तों की संख्या है 7 है और जो वर्गों की संख्या है, जो ये आपके ऊर्ध्वाधर खानों की संख्या है 18 है। आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 वर्ग हैं। अब क्रम से देखते हैं। जो आवर्त सारणी का ये पहला वर्ग है इसे हम मृदा धातु कहते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग को मृदा धातु कहते हैं। मृदा धातु जो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये आपका जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम है इसे हम मृदा धातु कहते हैं। मृदा धातु अर्थ एलिमेंट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो ये आपका जो दूसरा वर्ग है, दूसरे वर्ग के तत्व को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। इनमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, ये आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, जो ये दूसरा वर्ग है इसे हम क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो ये जो 17वां वर्ग आपको देखने को मिल रहा है, इस 17वें वर्ग को हैलोजन कहते हैं। 17वां वर्ग जो होता है उसे हैलोजन कहते हैं। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और आपका एस्टेटीन जो है शामिल हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हम हैलोजन कहते हैं। तो ये आवर्त सारणी का 17वां वर्ग जो है इसे हैलोजन कहा जाता है। और आगे बढ़े तो आपका जो 18वां वर्ग जो ये आपका दिख रहा है, इस 18वें वर्ग को, 18वां जो वर्ग है 18वें वर्ग को शून्य वर्ग कहते हैं। इस वर्ग की गैसें जो हैं वो अक्रिय हैं, इसलिए इन्हें अक्रिय गैस भी कहते हैं। अक्रिय गैस 18वें वर्ग या शून्य वर्ग में पाई जाती है। अक्रिय गैसों की संख्या 6 है और वो अक्रिय गैस हीलियम है, नियान है, आर्गान है, क्रिप्टान है, जेनान है और आपका रेडान है। ये आपका हीलियम, नियान, आर्गान, क्रिप्टान, जेनान और रेडान, हीलियम, नियान, आर्गान, क्रिप्टान, जेनान और रेडान को अक्रिय गैस कहते हैं। तो हमने देखा कि जो पहले वर्ग के तत्व हैं इन्हें मृदा धातु, दूसरे वर्ग के तत्व को क्षारीय मृदा धातु, ये जो आपका 17वां वर्ग का तत्व है इन्हें हैलोजन और 18वें वर्ग के तत्व या शून्य वर्ग के तत्व को अक्रिय गैस कहते हैं। अक्रिय गैस जो है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान और रेडान है। रेडान एक ऐसी अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है और रेनान का जो उपयोग है कैंसर रोग के इलाज में भी किया जाता
है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो आपको पहला और दूसरा वर्ग दिख रहा है, इसे यस ब्लॉक का तत्व भी कहते हैं। जो आपको इधर दिख रहे हैं, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन सब का जो ये वर्ग आता है, इसे पी ब्लॉक का तत्व भी कहते हैं, पी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। और जो आपको यहाँ से स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक वाला ये दिख रहा है वर्ग, इसे हम डी ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं, डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। तो ये एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, इधर वाला आपका ये सब जो है ये डी ब्लॉक के हो गए। अगर आप आवर्त सारणी को ध्यान से देखें तो जो ये लैक्टियम है, लैक्टियम जो इसका परमाणु क्रमांक 57 है। आप क्रम से सबको काउंट करके परमाणु क्रमांक निकाल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट करके परमाणु क्रमांक। लैक्टियम का परमाणु क्रमांक 57 है और एक्टियम का परमाणु क्रमांक 89 है। अगर आप इसके बाद देखें तो 57 के बाद यहाँ 72 परमाणु क्रमांक लिखा है, अर्थात यहाँ का जो गैप है, जो बीच के जो तत्व हैं उन्हें नीचे रखा गया है। इन्हें एफ ब्लॉक का तत्व कहते हैं, एफ ब्लॉक का तत्व कहते हैं। तो एफ ब्लॉक के तत्व में जो आपका 57 के बाद, लैक्टियम के बाद के जो तत्व हैं, अर्थात 58 से परमाणु क्रमांक 58 से परमाणु क्रमांक 71 तक के जो तत्व हैं उन्हें लैंथेनाइड कहते हैं। ये श्रेणी जो है लैंथेनाइड कहलाती है। परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक के जो तत्व हैं उन्हें लैंथेनाइड कहते हैं। उसके नीचे बात करें तो परमाणु क्रमांक 90 से परमाणु क्रमांक 103 तक के तत्व जो हैं एक्टिनाइड कहलाते हैं, एक्टिनाइड कहलाते हैं। तो इस लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को सम्मिलित रूप से एफ ब्लॉक कहते हैं। तो आपने देखा ये एस ब्लॉक, इधर पी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक और इधर आपका एस ब्लॉक हो गया। अब अगर आप इस चीज को ध्यान से, इस फिगर को देखें तो ये जो हमने तत्व दिखा रखे हैं ब्लैक कलर से, ये सब आपकी धातुएं हैं। जिसपे हमने डॉटेड कर रखा है ये अधातुएं हैं। और यहाँ पे एक सीढ़ी नुमा संरचना आपको देखने को मिलेगी, इसको हम उपधातु कहते हैं। इनमें धातु और अधातु का दोनों गुण पाया जाता है। जो ये ब्लैक कलर से रंगे हैं इनको हम धातु बोलते हैं, जिनमें डॉटेड है उनमें अधातु बोलते हैं। और जो ये स्टेयर या जो सीढ़ी नुमा संरचना है इनको हम उपधातु बोलते हैं। ये ट्रांसजेंडर हैं, इनमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। तो ये जो तत्व हैं, ये सीढ़ी नुमा जो आपकी संरचना के जो तत्व हैं इन्हें उपधातु कहते हैं। तो उपधातु जो है कौन कौन सी है? उपधातुओं की संख्या 7 है। बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलिरियम है और ये आपका पोलोनियम है। तो ये जो है बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम, पोलेरियम, ये जो 7 तत्व हैं, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम, पोलोरियम, इन सभी को हम उपधातु कहते हैं। उपधातुओं की संख्या कितनी है? 7 है। और इन उपधातुओं का प्रयोग जो होता है ये इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में बहुतायत किया जाता है। आप जानते भी होंगे जो कंप्यूटर की चिप बनती है वो आपका सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन की ही कंप्यूटर की चिप बनी होती है। और सिलिकॉन घाटी जो स्थित है
वो सिलिकॉन घाटी कहाँ, अमेरिका में स्थित है। और भारत के सिलिकॉन वैली जो है, बंगलुरु को बोलते हैं, बंगलौर को भारत का सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं। इस सिलिकॉन का प्रयोग जो होता है ये कंप्यूटर चिप्स बनाने में, ट्रांजिस्टर इत्यादि के निर्माण में होता है। दरअसल आवर्त सारणी में 6 बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझने होते हैं। एक तो परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या और एक होता है परमाणु भार। आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन विभव, विद्युत ऋणात्मकता, इन सबको समझिए। परमाणु त्रिज्या जो होती है, परमाणु की त्रिज्या परमाणु त्रिज्या, आयन की त्रिज्या आयनिक त्रिज्या और उसका जो व्यास होता है उसे हम परमाणु आकार कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, किसी तत्व में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने के लिए दी गई ऊर्जा जो होती है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई ऊर्जा जो होती है आयनन विभव कहलाती है। यानी एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने के लिए जो ऊर्जा दी जाएगी उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। और इसमें आयनन विभव में एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए जो ऊर्जा दी जाएगी उसे आयनन विभव कहते हैं। और जो संयोग करने की क्षमता होती है जो उसे हम विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। अब आगे समझते हैं कि जो परमाणु त्रिज्या है, आयनिक त्रिज्या या परमाणु आकार है, ये किसी वर्ग में कैसे चेंज होता है। तो किसी भी वर्ग में दो कंडीशन होती है कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, परमाणु आकार का मान जो है बढ़ता है। क्या बताएं, ध्यान से देखिए। किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, परमाणु आकार का मान बढ़ता है, परंतु इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन विभव, विद्युत ऋणात्मकता का मान जो है घटता है। तो अब देखेंगे कि किसी भी वर्ग में अगर जैसे ही आप ऊपर से नीचे आएंगे तो नॉर्मल सी बात, उनकी परमाणु संख्या बढ़ेगी तो उनका त्रिज्या बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा। तो किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या और परमाणु आकार बढ़ता है, परंतु जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन विभव और विद्युत ऋणात्मकता का मान जो है घटता है। अब वर्ग के बजाय आयत में चलते हैं। आयत में अगर चले तो ये मान जो है उलट जाता है। अगर आयत में आप बाएं से दाएं चले, बाएं से दाएं चले, बाएं से दाएं चले तो आप देखेंगे जैसे बाएं से दाएं आप जाएंगे तो देखेंगे परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, परमाणु आकार का मान जो है वो घटता है, इसका मान जो है घटता है, परंतु इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन विभव, विद्युत ऋणात्मकता का मान जो होता है ये बढ़ता है। तो आपको ये चीजें समझना है कि अगर हम वर्ग में चल रहे हैं, अगर हम वर्ग में चले तो क्या होगा और आयत में चले तो क्या होगा। अगर वर्ग में आप चलते हैं, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आप जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, परमाणु आकार बढ़ेगा, परंतु जो इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन विभव और विद्युत ऋणात्मकता है उसका मान घटेगा। लेकिन आप किसी आयत में चलते हैं
तो आयत में क्या है कि बाएं से दाएं अगर आप चलेंगे तो परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, परमाणु आकार घटेगा, लेकिन जो आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन विभव, विद्युत ऋणात्मकता है, उसका मान बढ़ता है। अर्थात आप जैसे इधर जाएंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होगा, आपका बढ़ेगा। यहां तक क्लियर हो गया? आप नोट करिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, आवर्त सारणी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या चीजें निकल के यहां से खास मिलती है। आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु जो है लिथियम, लिथियम सबसे हल्की धातु है, और वही ऑस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। ऑस्मियम जो है ये सबसे भारी धातु है। ऑस्मियम, 1 स्क्वायर फीट का अगर ऑस्मियम है तो इसका आकार जो है एक हाथी के वजन के बराबर हो जाएगा। तो सबसे हल्की धातु जो है लिथियम, और सबसे भारी धातु जो है ऑस्मियम है। सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु कौन है, ऑस्मियम है। आगे देखते हैं, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता जो है ये फ्लोरीन का है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा है, अर्थात यह आक्सीकारक पदार्थ है। और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाली जो धातु है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाली जो धातु है वो सीजियम है। अब देखना है कि धातु पूछे तो हम सीजियम को मारेंगे, और आपका तत्व या अधातु पूछे तो हम फ्लोरीन को मारेंगे। और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला जो तत्व है वो कौन है, फ्लोरीन। और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाली जो धातु है वो कौन है, सीजियम है। वो कौन है, सीजियम। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे अधिक आयनन विभव, आयनन विभव वाला तत्व जो है वो आपका, सबसे अधिक आयनन विभव वाला तत्व जो है हीलियम है। सबसे अधिक आयनन विभव वाला तत्व जो है हीलियम है। और सबसे कम आयनन विभव वाला जो तत्व है वो आपका सीजियम है। सीजियम, सीजियम का आयनन विभव सबसे कम, और वहीं ये हीलियम का आयनन विभव सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ 6 क्वेश्चन मिला कि सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ऑस्मियम, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व फ्लोरीन, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाली जो धातु है सीजियम, सबसे अधिक आयनन विभव हीलियम का, और सबसे कम आयनन विभव जो होता है वो आपका सीजियम का होता है। अब आगे और बढ़ते हैं, देखिए आपने देखा होगा कि जो आतिशबाजी होती है, अभी दिवाली कुछ समय पहले बीती है, आपने देखा होगा कि जब दिवाली में जो आतिशबाजी करते हैं, जब पटाखा फोड़ते हैं तो वो ऊपर जाके उसमें क्या है, लाल रंग मिलता है, कभी कभी हरा रंग निकलता है। तो लाल और हरा रंग आते कहां से है वो बताएं। कि जो आतिशबाजी में जो लाल रंग होता है वो स्ट्रांसियम की वजह से आता है। स्ट्रांसियम जो है, स्ट्रांसियम, स्ट्रांसियम जो है ये आतिशबाजी में चटक लाल रंग देता है, लाल रंग देता है। और जो ये बेरियम है, बेरियम जो है, बेरियम आतिशबाजी में हरा रंग देता है। तो आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम की वजह से, और लाल रंग जो है स्ट्रांसियम की वजह से आता है। आगे बढ़ते हैं कि देखिए ये जो है डब्लू, डब्लू जो है इसको हम टंगस्टन बोलते हैं, टंगस्टन बोलते हैं। ये डब्लू जो है ये टंगस्टन इसको बोलते हैं। इसका परमाणु क्रमांक की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक 74 होता है। टंगस्टन की जो गलनांक होती है, गलनांक जो होता है ये उच्च होता है। और इसका प्रयोग जो होता है, टंगस्टन का प्रयोग जो होता है
विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाने में किया जाता है। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। और आगे बढ़े तो आपको एक धातु मिलेगी यहाँ से एजी। एजी को हम सिल्वर बोलते हैं। एजी जो देखने को आपको मिल रही है, इस एजी को सिल्वर या चांदी बोलते हैं। और ये जो होती है सबसे ज्यादा जो चालकता होती है, सबसे ज्यादा जो विद्युत और उष्मा की जो सुचालक होती है, उसे हम सिल्वर बोलते हैं। सिल्वर विद्युत व उष्मा की सबसे ज्यादा जो होती है सुचालक होती है। उस चांदी से नीचे हम पढ़े तो आपको यहाँ ऑरिक देखने को मिलेगा। एयू, एयू को ऑरिक बोलते हैं। ऑरिक, एयू को ऑरिक या सोना बोलते हैं। सबसे ज्यादा जो आघात वर्धनीय तन्य धातु जो है वो आपका सोना है। सोना इतना ज्यादा तन जाती है कि सोना को तान के हम किसी भी पदार्थ पे चढ़ा देते हैं तो लोग उसको कहते हैं सोने का पानी चढ़ा है। तो सोना जो है सबसे ज्यादा जो है आघात वर्ध है या तन्य धातु है। तो आपको यहां से कुछ क्वेश्चन देखने को इंपॉर्टेंट मिला कि आतिशबाजी में चटक लाल रंग किसकी वजह से होता है? स्ट्रांसियम की वजह से। हरा रंग किसकी वजह से आता है? बेरियम की वजह से। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। टंगस्टन का जो प्रतीक चिन्ह होता है क्या होता है? कैपिटल डब्ल्यू होता है। सबसे अधिक विद्युत चालकता किसकी है? तो सिल्वर की। सबसे ज्यादा आघात वर्ध धातु कौन सी है? तो आरिक यानी सोना है। कॉपी करिए, आगे और बताते हैं। देखिए, अगर हम भूपर्पटी की बात करें तो भूपर्पटी पे सबसे ज्यादा जो पाया जाने वाला तत्व है वो ऑक्सीजन है। भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है, उसके बाद जो है सिलिका पाई जाती है, उसके बाद एल्यूमिनियम पाई जाती है। अब यहां से ध्यान से देखें तो ऑक्सीजन ये तो अधातु गैस है, सिलिकॉन जो है ये आपका अभी पढ़े हैं उपधातु है, और एल्यूमिनियम धातु है। तो भूपर्पटी पर पाया जाने वाला तत्व पूछे तो भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व तो ऑक्सीजन। भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली उपधातु पूछे तो उपधातु कौन हो जाएगी? सिलिका। और भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु पूछे तो एल्यूमिनियम। भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम धातु पाई जाती है। एल्यूमिनियम का मुख्य एक्स जो होता है बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व जो है ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। दूध में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व जो है कैल्शियम है। कैल्शियम सबसे ज्यादा दूध में पाया जाता है, और कैल्शियम के कारण ही हमारी जो दांत और जो हड्डियां होती हैं वो मजबूत होती हैं। और तीसरा चीज अगर बताएं तो जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है, और उस क्लोरोफिल का जो सूत्र होता है वो C55H12O5N4Mg होता है। अर्थात क्लोरोफिल में कौन सी धातु जो है क्लोरोफिल में पाई जाती है? तो ये आपका Mg यानी कि जो मैग्नीशियम धातु है ये आपका क्या है? क्लोरोफिल में पाई जाती है। तो आपको 3 क्वेश्चन यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट मिला कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा से तत्व पाए जाते हैं, तो कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। दूध में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? कैल्शियम। क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित रहती है? तो मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित रहती है? मैग्नीशियम। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये गैलियम जो है एक ऐसी धातु है, गैलियम ऐसी धातु है जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन सी ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो गैलियम एक ऐसी धातु है जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। और वही ब्रोमीन ऐसी अधातु है, ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है।
तो आपकी कौन सी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो गैलियम है। कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो आपका ब्रोमीन है। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या खास चीजें मिलती हैं। तो ये लैक्टियम का परमाणु क्रमांक 57 याद रखिए, और ये एक्टिनम का 89। इसके बाद आपका लैंथेनाइड शुरू होता है और इसके बाद आपका एक्टिनाइड शुरू होता है। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिले। कुछ और देखते हैं कि जो आपका ये टाइटेनियम है, इस टाइटेनियम का प्रयोग जो होता है रक्षा उद्योग में किया जाता है। दरअसल ये स्ट्रांसियम जो होती है ये बहुत ही हल्की धातु है, और हल्की के साथ साथ जो है यह एक मजबूत धातु भी होती है। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु भी कहते हैं। तो रणनीतिक धातु जो कहते हैं, रणनीतिक धातु किसे कहा जाता है, ये आपका टाइटेनियम को रणनीतिक धातु भी कहते हैं। एक क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं, तो आपको यहां से देखने को मिलेगा कि जो सल्फर है, ये आपका जो सल्फर है, सल्फर की वजह से ही प्याज और जो लहसुन में जो गंध आती है, प्याज और लहसुन की जो गंध आती है, वो आपका प्याज और लहसुन में जो गंध आती है ये सल्फर की वजह से आती है। तो यहां से आपको आवर्त सारणी के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे हमने करा दिए।